मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अरे आ गेलो रे सुनील जी खाटी बिहारी नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केवन ब्लैक बोर्ड। अरे यार सब्सक्राइब कर, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, अपने मित्रों में बांट नहीं रहे हो। कैसे आदमी हो? पूरे भारत के छात्र, पूरे बिहार के छात्र जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हो उनके लिए पुनः विज्ञान विषय से और जैव प्रक्रम के भाग 2 के तहत वीडियो लेक्चर लेकर आज सुन तो लो 2 बार। तुम्हारे जब तक कब्र में नहीं पहुंचोगे तब तक भूलोगे नहीं। तो इसको मैं इस चैप्टर को मैं 4 भाग में प्रस्तुत करूंगा, प्रत्येक भाग को तुम 2 बार सुन लेना। ये दूसरा भाग है, पहला भाग को पूरी तरह से सुन लेना। शुरुआत करता हूं। स्वपोषी उसको कहते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले। तो स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषण से करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके शरीर के निर्माण के लिए कच्ची कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन की जरूरत हुई, उसके बाद फास्फोरस की जरूरत हुई, लोहा की जरूरत हुई, पोटेशियम की जरूरत हुई। तो वो कहां से लेगा? वो उसको प्रकाश संश्लेषण से नहीं मिलता, वो मिट्टी से उसको प्राप्त करता है। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, इसी के लिए ऊपर से खाद भी डालते हैं। वी आर यूजिंग द फर्टिलाइजर टू गेटिंग द मोर एंड मोर ग्रेन्स। हम अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अब स्थलीय पौधा जो है ये आवश्यक जल की पूर्ति जड़ के द्वारा करता है। जड़ से आप उसके नीचे पानी रख दीजिए, वो जड़ से उसको उसमें धीरे धीरे ले लेता है। और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जितने आवश्यक उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा ये सब है, तो उसको वो मिट्टी से प्राप्त करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बतला दिया है। और नाइट्रोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो पौधा के वृद्धि के लिए जरूरत है। इसलिए आप देखिएगा, चाहे आप यूरिया ले लीजिए, वहां पर भी नाइट्रोजन होगा, 46% के लगभग यूरिया होती है। चाहे आप अमोनिया ले लीजिए, किसी भी तरह का खाद लीजिएगा तो नाइट्रोजन एक अवयव उसमें रहता है। और नाइट्रोजन जो लेते हैं, नाइट्रोजन जो पौधा लेता है वो अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लेता है, सीधे नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसका एक यौगिक के रूप में लेता है। और यौगिक के रूप में तो उसका कार्बनिक पदार्थ का रूप है, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उससे जीवाणु, बैक्टीरिया उसको बना करके और तब उसको नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है, सीधे नाइट्रोजन नहीं लेता है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि विषमपोषी पोषण कैसे करता है। विषमपोषी मीन्स अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य है, उपज, पेड़ पौधा या मीट मछली, इन्हीं सबको खा करके वो जीवित रहता है, फल फूल इन्हीं सबको खा करके। बाघ हो तो मांसाहारी है तो वो मांस खा करके ही जीवित रहेगा, चाहे अन्न भिन्न भिन्न। कोई यदि जंतु है जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधा खाते हैं, तो वो उसी से जीवित रहेगा। तो एक आप ध्यान रखिए कि ये ईश्वर की सबसे बड़ी, यदि पूछा जाए कि विश्व में यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे ऐसी कृति कौन है जो एक सबसे अलग तरह का मशीन है जिस पर आज तक वैज्ञानिक को भी आश्चर्य होता है कि ये मशीन कैसे निर्माण होता है, तो मैं कहूंगा मानव का शरीर। मानव का शरीर एक ऐसा मशीन है जो ईश्वर प्रदत्त है, अल्लाह के द्वारा प्रदत्त है, जिसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। तो यहां पर आप देखो, देखने के लिए आंख दी गई है, सांस लेने के लिए नाक दी गई है, चबाने के लिए जबड़ा दिया गया है, खाने के लिए मुंह दिया गया है। उसी तरह पाचन के लिए पेट के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स दिए हैं। ये ईश्वर के द्वारा दी गई है, अल्लाह के द्वारा दी गई है, ये निर्माण होता है। और यदि इसमें एक भी अंग खराब हो गया या सही ढंग से काम नहीं करेगा या नहीं है तो मनुष्य को जीना संभव नहीं होगा। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि विषमपोषी पोषण, तो ये जीव भोजन ग्रहण करता है, ऊपर से लेता है, चाहे मांसाहारी हो शाकाहारी हो। और इसके बाद उसको भोजन प्राप्त करने की युक्ति अलग अलग विधा है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग द फूड, अलग अलग विधा है। उसमें आपका भोज्य पदार्थ का विघटन या तो शरीर के बाहर किया जाता है,
अथवा शरीर के अंदर भी किया जाता है। अब शरीर के बाहर कौन विघटन करता है जरा देख लो। आप ले लो फुफुंदी ले लो, यीस्ट ले लो, मशरूम ले लो, इसको देखोगे कि जहां पर रहता है उसके बाहर में उसको डिकम्पोज करके और तब उसको उपयोग करता है। आप देखिएगा गोबर छत्ता जकरा कहते हैं, तो गोबर के ढेरी पर रहेगा, राख के ढेरी पर रहेगा, ऊपर छत्ता जिसे निकला रहता है वो उसी को एब्जॉर्ब करके लेता है। तो आप फुफुंद, यीस्ट, मशरूम भोजन पदार्थ का विघटन कहां करता है? तो शरीर के बाहर। तो जल्दी बोल, रजिया तोरा से पूछ रहे, गणेश माँ तोरा से पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसे का नाम बोलो जो कि भोज पदार्थ का विघटन बाहर करते हैं। जल्दी बोल, मारबो 10 गिर वो एक नस फाड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो हाँ इसका उत्तर हुआ फुफुंद, यीस्ट। बिल्कुल सही जवाब, 80% नंबर आएगा। लेकिन कुछ जीव ऐसा है जो कि आपको बाहर भोजन का विघटन नहीं करता है, वो भोजन का विघटन शरीर के अंदर करता है। तो वो भोजन जब लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मीन्स कि अंतर मीन्स अंदर, ग्रहण माने ले लिए, तो इसको ले लिए तो उसको करता है और उसके बाद उसमें पाचन की विधि काम करने लगती है, पचाता है भोजन। आप देखिएगा यदि ढंग से पचेगा नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा आपको लेटरिन जाना पड़ेगा बार बार। और ढंग से पचेगा तो फिर आपको दिन में एक बार शौच होगा, बिल्कुल फ्रेश रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। और इसमें ये उसकी पाचन तंत्र कैसी है ये निर्भर करती है कि शरीर की कार्यशैली की कैसी है और शरीर का आकार कैसा है। किसी भी जीव जंतु उसका पाचन तंत्र कैसा होगा ये निर्भर करता है शरीर के आकार, शरीर के उसके अभिकल्पना पर निर्भर करता है। यहां पर हम देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में देखें। तो पहला तो हमने देखा कि जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण, उसके बाद जीव का अलग अलग पाचन तंत्र होता है। पहले ही आपको बतला ये किस पर निर्भर करता है, तो उसके आकार और उसके शरीर की अभिकल्पना पर निर्भर करता है। अब एक कोशिकीय जीव है, आकार में छोटा होगा, तो उस स्थिति में उसका भोजन शरीर का जो सतह होगा उसी से उसको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए अलग मुंह, अलग दांत, अलग जबड़ा ये सब नहीं होता है, उसके लिए बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आप ले लीजिए अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वो अपने सतह से ही उसको भोजन प्राप्त हो जाता है, भले आप आंख से नहीं देख पाते। लेकिन जब जीव की जटिलता बढ़ेगी तो उसके लिए अलग अलग अंग हो जाएगा, मुंह अलग होगा, जबड़ा अलग होगा, जी अलग होगा, दांत होगा या दांत नहीं भी, माने कि इसकी विशिष्टता बढ़ते चले जाएगी। तो विशिष्टता बढ़ते चले जाएगी तो इस तरह से जैसा जीव का आकार, अब ले लीजिए हाथी हो जाएगा। हाथी के देखिएगा 2 दांत बड़ा रहता है, 2 दांत बड़ा रहता है, सूर रहता है, उसके बाद उसको खाता है अलग ढंग से। तो जैसा मनुष्य है तो उसके लिए अपना अलग है। आप देखिए बाघ, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के लिए आप देखिएगा हर का कुछ आप फैक्टर देखिएगा समान है, लेकिन उसमें देखते हैं कि शेप साइज अलग होता है, लेकिन भीतर का बेसिक्स जो है उसमें आपको अलग अलग अंग उसको पूरा करने के लिए वो आ जाता है। अब आइए मनुष्य पोषण कैसे करता है। तो मनुष्य पोषण करता है, मनुष्य जब भोजन लेता है तो आहार नाल, एक आहार मीन्स होता है भोजन, और नाल मीन्स की उसको पाइप जिसको कहते हैं आहार नली कह सकते हैं, उससे लेकर के मुंह से लेकर के गुदा मीन्स होता है हंसना मत, हमको हंसी, गुदा होता है जिससे लेटरिन तुम करता है, उसको कहते हैं जहां से लेटरिन करता है, जहां से पैखाना करता है, जहां से मान लो महाराष्ट्र में जाकर संडास करता है, तो वहां तक एक प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। कह दो तो एक नली, एक संरचना से जुड़ा रहता है, जिसके बीच में अमाशय पड़ेगा, छोटी आंत पड़ेगी, बड़ी आंत पड़ेगी, पक्वाशय पड़ेगा, गॉल ब्लाडर पड़ेगा, ये सब आपको रहता है। तो उसमें जैसे ही मुंह में लेते हैं हम, तो उसको दांतों से पहले हम काटना शुरू करते हैं। तो भोजन एक प्रक्रम, एक प्रोसेस से गुजरता है, और प्रोसेस से गुजरता है भोजन लेने के बाद उसको हम दांतों से चबा करके उसको छोटा आकार कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा मुंह में आपको लार भी आवेगा, मुंह में कुछ चिपचिपा पदार्थ भी रहता है, जिस आप देखिएगा मुंह से आप चाहिएगा थूक भी फेंक सकते हैं, तो लार रहता है वो उसको गीला कर देता है। गीला करने के बाद उसको आकार में छोटा करने के बाद, इसके बाद देखिएगा जब छोटा हो जाता है तो फिर उसको भीतर में वो निगलने के योग बन जाता है। आप देखिएगा लार का यदि अच्छा रसगुल्ला देख लीजिए या कोई चटपटा चीज देख लीजिए, या मान लीजिए आप जैसे गुपचुप खाते होइएगा, जिसको कहते हैं फुचका भी कहते हैं, या
छोले भटूरे देख लीजिएगा तो मुंह से जी से पानी आने लगेगा, पानी। मिठाई देख लीजिए, रसगुल्ला देख लीजिए तो आपको मुंह से पानी आने लगे। ये क्या है? लार ग्रंथि से निकलने वाला आपको एक रस है, और ये रस है। और जैसे ही ये लार ग्रंथि काम करना शुरू कर देता है तो वो भोजन को पचाने में काफी अच्छा भूमिका निभाता है। आप देखिएगा, जानवर जुगाली करता है, खा लेता है, और गाय भैंस जुगाली करता है, वो भी पचाने में उसकी भूमिका होती है। तो लार जैव उत्प्रेरक का काम करता है, ये आपको कैटलिस्ट का काम करता है, ये आपको उसको पचाने में ये स्पीड लाता है। ये लार हम कहेंगे एक प्रकार का एंजाइम है। लार क्या है? लार एक प्रकार का एंजाइम है। मुंह से आपको रिश्ता है, मुंह से रिश्ता है, जिसको मुंह से आपको लार आता है। यदि लार में कोई आप देखिएगा बुखार होगा तो आपका लार जो फंक्शन करना होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहां पर ये इसको हम लार एमिलेस भी कहते हैं। ये आपको जटिल अणु को खंडित कर देता है। खंडित करने के बाद मुंह से तब क्या होता है, अमाशय तक भोजन ग्रसिका के माध्यम से, या इसको अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसोफेगस। उसके माध्यम से ये अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद पहुंचता है अमाशय में। कहां पहुंचता है? अमाशय में। अमाशय में जब पहुंच जाता है, ये एक थोड़ा सा बड़ा अंग है, भीतर का अंग है, और वहां पर आपको जैसे ही अमाशय पहुंचता है तो अमाशय फैल जाता है। वो आपको फैल जाता है। जब ये भोजन गया तो फैल गया तब अमाशय में उसका वाल जो होता है, जिसको पेशीय भित्ति कहते हैं, पेशीय भित्ति, उससे आपको पाचक रस शब्द निकलने लगता है। वही पचान, मान लीजिए उसके बाद अपना पाचक रस का काम शुरू हो जाता है। तो पाचक रस जब मिलता है तो उसमें आपको मिश्रित होने के बाद ये अमाशय की भित्ति जिसको कहते हैं वाल से, इसमें जठर ग्रंथि द्वारा ये निकलता है पाचक रस। पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अंश आता है, और प्रोटीन पाचक जिसको कहते हैं, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव होता है। तो प्रोटीन को पचाने वाला कौन? पेप्सिन। जल्दी बोलो रदिया, कौन है? पेप्सिन। और श्लेष्मा का इसका संचार होता है। अच्छा ये बतला, अमाशय से क्या निकलता है? जल्दी बोल गणेश, मारेंगे 10 गिनेंगे, देह फाड़ देंगे। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, बिल्कुल सही। अब अमाशय के बाद जो है भोजन, उसके बाद एक आध दो और जगह गुजरने, इसके बाद आती है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं छोटी आंत। इसको एक क्षुद्राश भी कहते हैं। छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण, पचाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो एक बात मतलब, पाचन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? छोटी आंत। एगो चीज ध्यान रखेगा, टाइफाइड जो पहले होता था उसको आंत ज्वर भी कहते थे, इसलिए उसमें टाइफाइड में इलाज नहीं होता था, तो आंत में चलनी हो जाता था, छेद हो जाता, तो उसको आंत ज्वर भी कहते थे। तो इसमें ये आपका छोटी आंत, जिसमें सबसे बड़ा आहार नल होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और ये जो आहार नल होगा कुंडलित होगा, जैसे फेरा स्प्रिंग जैसे नचा होगा। आप देखिएगा, कभी कभी आप मान लीजिए खस्सी को काटते होइएगा, देखते होइएगा जो अतरी निकलता होगा, अतरी, तो वही आहार नल है। कभी कभी आप देखिएगा किसी व्यक्ति को बहुत दर्द करने लगता है, कहता है हमारा अतरी उलझ गया है, वही आहार नल फंस जाता है, जिसको फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके सीधा करता है, तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो ये उसमें कुंडलित होता है, स्प्रिंग जैसे होता है। अब इसमें इसकी लंबाई अलग अलग रहती है, अलग अलग जीव में, वो भोजन पर भी निर्भर करता है। यदि घास फूस खाने वाला है, पेड़ मान लीजिए पत्ती चबाने वाला है, तो उसका लंबा होगा। अब मांसाहारी का छोटी आंत वाला ये कुंडली होगा, कुंडली जिसको कहते हैं आहार नल, वो आपको छोटा होगा। तो छोटा होगा मांसाहारी का, घास फूस इस सब पत्ती उत्ती को चबाने वाला का बड़ा होगा। अब मांस का पाचन चूंकि बात करता है, मान लीजिए मांस को पचाने में, तो उसका आहार नल छोटा होता है। इसके बाद देखिए छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसके बाद वसा का पूर्ण पाचन नस भी होता है। तो छोटी आंत में कौन सा जगह है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन संभव है, या वहां पर उसका पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत, उसको क्षुद्रांत भी कहते हैं, याद रखेगा, नहीं तो मारबो 10 गिनबो एक। गणेश जल्दी एकदम ध्यानपूर्वक सुनेगा। अब चलो इसके बाद देखो, और इस कार्य में यकृत और अमाशय से भी आपको रस आकर के वहां मिलती है। फिर चलते हैं, अमाशय से आने वाला भोजन जो है ये अम्लीय होता है, और अग्नाशयिक अंजाम, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय वहां से जो आपका एंजाइम रिश्ता है उसको क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से क्षारीय बनाता है, अमाशय से अम्लीय बना देता है। याद रखना, अमाशय से क्या बना देता है? अम्लीय,
और आपको इसके बाद अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है वो क्षारीय बना देता है। और यकृत जिसको लीवर कहते हैं, लीवर यदि डैमेज हो जाएगा तो जॉन्डिस भी हो जाता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है। तो यकृत से स्रावित रस इन सब कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अग्नाशय रस जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में, इसमें अग्नाशय रस में प्रोटीन जब पाचन करता है, जो ट्रिप्सिन आपको बतलाया गया था वो भी उसमें उपलब्ध रहता है। और आंत रस उसमें बहुत आती है। वही आंत रस जब रिश्ना कम हो जाता है या मान लीजिए नहीं के बराबर होता है तो उसी स्थिति में पेट खराब हो जाता है या किसी को आंव हो जाता है, सुईल हो जाता है, तो डॉक्टर दवा देते हैं। अब यहां पर तो उसमें उपस्थित जो प्रोटीन के अमीनो अम्ल है जटिल, उसमें तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को, और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। किन किन चीज में परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। इस तरह से जब चेंज हो जाता है, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, इसका स्वरूप बदल जाता है, तब जो पाचित भोजन है वो आंत की जो दीवार होती है उसमें आप देखिएगा आंत का दीवार उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको स्वांगीकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी विषय एज एसिमिलेशन। और वहां पर रुधिर वाहिका होती है, ब्लड का एकदम पतला पतला, जिसको कहिएगा कि बहुत ही पतला पतला महीन धागा नुमा संरचना होती है, और वो उसको अवशोषित करके शरीर के अलग अलग कोशिका सेल में पहुंचा देती है। और तब शरीर को हमको ऊर्जा मिलता है, प्राप्त होता है, ताकत मिलता है, नया उत्तक का भी निर्माण होता है, पुराने उत्तक का मरम्मत भी होता है। तो ऐसे ही आपको छोटी आंत में जब पाचन पूर्ण हो जाता है तो उस स्थिति में फिर आपको रुधिर वाहिका के माध्यम से ऊर्जा का अलग अलग जगह पर वो पहुंचता है, और आपको बतला दिया गया है ऊर्जा प्राप्त करना, नए उत्तक और पुराने उत्तक की मरम्मत भी होता है। और बिना पचा हुआ भोजन अब जो बच गया, उस प्रक्रिया में बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, तो वो निकल करके बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत क्या है? हौज है। छोटी आंत का काम समाप्त, तो बड़ी आंत में हौज है एक तरह से कह सकते हैं। हौज दो है, लेफ्टिन में भी आप जैसे देखिएगा हौज होता है, उसी तरह बड़ी आंत में जाता है। वहां बड़ी आंत की दीवार जो होती है उसको जल को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो है आप जिसको कहते हैं गोबर टाइप से, मान लीजिए लेट्रिन जिसको है, उसको वहां पर संरक्षित कर देती है। जब जोर से लेट्रिन प्रेशर देगा, जब जोर से पखाना लगेगा, जब जोर से संडास लगेगा, तो वहीं पर व्यक्ति जो है लोटा लेकर के दौड़ता है, बाल्टी लेकर के दौड़ता है या लेट्रिन रूम में जाता है और वहां पर बैठता है और उसके बाद उसका गुदा द्वार या मल द्वार खुलता है और वहां से लेट्रिन नीचे गिर जाता है, फिर वो आपको टंकी में चला जाता है। तो बड़ी आंत भी एक प्रकार की टंकी और वहां पर खुलता है। और यहां देखिएगा वैसे हम बोलेंगे तो आपको हंसी आवेगा, मल द्वार जो है वो आपको खुलता है तो वो गिर जाता है, फिर मल द्वार अपना चिपक भी जाता है। नहीं, यदि हरदम खुला रहेगा तब हमेशा लेट्रिन उसके पेंटे में हो जाएगा, धोतिये में हो जाएगा, लुंगी में हो जाएगा, फुल पेंट में हो जाएगा, तब तो मान लीजिए भाई दिक्कत होगा। लेकिन वो अपने स्क्वीज हो जाता है, चिपक जाता है, फिर बंद हो जाता है। जब जोर से लगेगा तो आदमी को प्रेशर महसूस होता है, फिर वो लेट्रिन करता है। इस तरह से आपका ये दूसरा भाग अभी हुआ है और मैं आपको बहुत जल्दी 2 भाग लेकर के हाजिर हूंगा। लेकिन भाई आपको मैं कहूंगा, आप बिहार के किसी भी 38 जिला से हो, चाहे भारत के आप किसी भी भाग से हो, अरे भैया सुनील जी खाटी बिहारी तुम्हारा अपना आदमी, तो अहाँ का अपन चैनल या और तुहार का अपन चैनल या बात, दिस इज योर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड टेल अबाउट योर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं विदा हो रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।